क्लास 7th में भी उससे पढ़े हैं, तो 8th में नहीं रखा गया है, वो ज्यादा है तो। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि उसे ना देखिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि व्याकरण पोर्शन ऐसा होता है कि बीच में कहीं भी आपका उस तरह की चीज आ सकता है। अगर आपको फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर बताइएगा, नहीं तो वैसे आपको बता रहे हैं ना कि हिंदी सेकंड में भी आपका उपसर्ग प्रत्यय आएगा, शुरू से आप पढ़ते आए, तो एक बार उसे जरूर देखिएगा। और चैप्टर 6 जो है वो सेकंड टर्म में आपको जो सिलेबस दिए हैं उसमें सेकंड टर्म में है, समास है, क्योंकि समास जो है वो काफी बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा समझने वाला है, तो उसमें इसको हम लोग सेकंड टर्म में के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो है इसमें आपके सब कुछ आ जाते हैं, अर्थात व्याकरण का जो पोर्शन है आपके बुक में या फिर आप जानते हैं, ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें बता दिया गया। थोड़ा थोड़ा बताने का मतलब यह है कि आपको पूरा डिटेल इसके विषय में जानना है, तो यहाँ से हिंट किया गया है कि मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो है वहां से देखिए डिफिनेशन भी जो है वो जब सब कुछ दिया है, थोड़ा थोड़ा ही दिया है, तो ये नहीं है कि बस एक्सरसाइज में जो आपका बस उधर अभ्यास वाले में क्वेश्चन दिया है वहां से नहीं, आपका यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इसलिए डिफिनेशन को आप बहुत गौर से सुनिएगा और बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे इसको, ठीक है। इसके पहले भी आप इस सारी चीजों को पढ़ते आए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग खूब आसानी से इसको पढ़ा जाए। क्या है तो देखिए, इसमें पहला आपका है शब्द भेद अर्थ के आधार पे आपका चैप्टर है, ठीक है। शब्दों का भेद जो है वो अर्थ के आधार पे बताया गया है, क्या क्या है उसमें। पहला आपका है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ये हम लोग समझेंगे, किसे कहते हैं, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसका डिफिनेशन आपका हो गया, इस तरह से हम लोग आराम से समझेंगे। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची आप भी जानते हैं किसे कहते हैं, कि मतलब एक ही शब्द का क्या होता है, कई जो अर्थ में क्या होता है एक जैसा ही है, अर्थ प्रकट कर रहा है, मतलब एक ही शब्द का के लिए कई शब्द प्रयोग हो रहा है जिसका अर्थ जो है वो एक जैसा ही है, अर्थात एक शब्द के लिए उसका अर्थ मतलब जो है वो भाव उसका प्रकट होता है, उसे हम पर्यायवाची करते हैं। जैसे ये देखिए नाव, यहाँ पे आपका चित्र बना हुआ है बुक में पेज नंबर 75, तो उसमें नाव में दिया है नौका, नया, तरड़ी, ये सब क्या हो गया है, नौका बोलेंगे तभी नाव की तरफ ही इशारा जा रहा है, तरड़ी बोलेंगे तभी नाव की तरफ इशारा जा रहा है, नया बोलेंगे तो भी आपका नाव की तरफ इशारा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि समान एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब एग्जाम में आपका ये छोटा सा बस डिफिनेशन आ गया और साथ में रहेगा कि आप इसके 2 उदाहरण या 3 उदाहरण दीजिए, तो बस ऐसे आपको लिख देना है कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द, समझ में आ गया। अब इसी के साथ एक दो और उदाहरण जान लीजिए फिर इसका, क्योंकि उदाहरण आप कहीं से भी पर्यायवाची शब्द का अगर डिफिनेशन आता है तो ये नहीं है कि बस आप नौका का ही लिखेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरस्वती का पर्यायवाची है तो शारदा, वाणी, श्वेतांबर, ठीक है, वीणा, वादनी, जो भी आपको समझ में आता है वो आप उनकी पर्यायवाची लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। उसी तरह से मान लीजिए आपका उन्नति का पर्यायवाची है तो क्या हो जाएगा, उत्थान, तरक्की, उदय, उत्कर्ष, विकास, वृद्धि, प्रगति, तो ऐसे करके आपका ये पर्यायवाची हो गया। तो क्या समझ में आया कि एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हो गया पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग इसी क्रम में फिर आगे बढ़ेंगे, तो अब जानेंगे दूसरा क्या है, तो अनेकार्थक शब्द आ रहा है। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, अब इसको हम लोग जान ले। तो सीधे ही आपका दिया है अनेकार्थक,
अर्थात अनेक अर्थ प्रकट करने वाले। डिफिनेशन तब क्या हो जाएगा, वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे आप आराम से समझिए, वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं, वे शब्द अर्थात शब्द क्या है, एक है, और अर्थ कितना है, तो अनेक है। वे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए अक्षर शब्द है, अब अक्षर का पर्यायवाची क्या अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षर मतलब ब्रह्मा भी होता है, अक्षर मतलब वर्ण भी होता है, अक्षर मतलब अविनाशी भी होता है, और अक्षर मतलब अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो वे शब्द जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आपको कहीं भी डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। आपका डिफिनेशन जो आप लिखेंगे कहीं से गलत नहीं होगा, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, उसका भाव वो निकल रहा है। ज्यादातर आप कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें डिफिनेशन जो होता है उसको याद करना पड़ता है, किसी का कहा हुआ है, लेकिन ये व्याकरण है, व्याकरण का जो डिफिनेशन है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बात सही है, लेकिन जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप अपनी भाषा में उसे ही उसी रूप में आप लिख लेंगे, गलत नहीं होगा। क्या हुआ, वे शब्द जो, वे शब्द जब आ गया अर्थात शब्द कितना हुआ, एक हुआ, जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं अर्थात एक ही शब्द के कितने अर्थ हो गए, अनेक अर्थ हो गए। तो वे शब्द जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसका फिर आप एक दो उदाहरण देख लीजिए। जैसे अंबर शब्द है, तो अंबर अगर पर्यायवाची रहेगा तो जैसे अंबर का आकाश हो गया, नभ हो गया, ठीक है, तो इस तरह के शब्द लिखिए। लेकिन क्या होगा, पर्यायवाची का मतलब है कि समान अर्थ प्रकट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक शब्द के अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं। तो जब अनेक अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो वहां क्या होगा, तो आकाश हो गया अंबर का, और वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर मतलब एक सुगंधित द्रव्य का भी नाम अंबर है, और अंबर मतलब नभ होता है। ठीक है, तो नभ या आकाश ये तो एक शब्द हो गया आपका। तो इस तरह से आपको समझना है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे आप अरुण शब्द देखिए, अरुण मतलब लाल होता है, उसी से अरुणिमा कहा जाता है। ठीक है, प्रातः काल होता है कि अरुण क्या है, अपने लाल रंग में है, अरुणिमा कहते हैं उसे। तो अरुण मतलब लाल होता है, अरुण मतलब प्रातःकालीन भी तब हो गया। ठीक है, प्रातः काल को हमने अभी बताया कि अरुणिमा कहते हैं, तो प्रातः काल भी हो गया। अरुण मतलब सूर्य हो गया, क्योंकि सूर्य कैसा होता है, लाल होता है, और सूर्य का सारथी भी अरुण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो शब्द। जैसे अर्थ शब्द है, अर्थ मतलब धन होता है, अर्थ मतलब कारण, क्या अर्थ है, यहाँ आने का आपका क्या मतलब है, मतलब का मतलब यहाँ पे क्या अर्थ है, प्रयोजन, प्रयोजन आपका क्या रहा है, किस काम से आप यहाँ आए हैं। ठीक है, क्या मतलब रहा है, इस तरह से करके हमारे शब्द के अर्थ बदल जा रहे हैं। तो अर्थ का मतलब, धन को भी हम अर्थ कहते हैं, अर्थोपार्जन शब्द आप सुने होंगे। ठीक है, कि अर्थ का उपार्जन करना, अर्थात अर्थ मतलब धन होता है, और अर्थ मतलब कारण भी होता है, अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है। अब हम फिर इसी क्रम में जानेंगे क्या, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, इसका भी वही चीज है, एकार्थक अर्थात एक अर्थ प्रकट हो रहा है। ऐसा क्या हो जाएगा डिफिनेशन, तो सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ एक समान नहीं होते। ठीक है, सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ एक समान नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको बताया ना कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, लेकिन एकार्थक शब्द में हम आपको बता रहे हैं कि सभी पर्यायवाची शब्द के अर्थ जो होता है वो एक समान नहीं होता है, उसमें सूक्ष्म भेद होता है, उसमें छोटा सा
कोई अंतर रहता है जहां से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। केवल कुछ ही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे किया जा सकता है। क्या अंतर रहता है? उसी को हम एकार्थक शब्द कहते हैं कि जो एक ही अर्थ प्रकट करता है। वे शब्द जो एक अर्थ प्रकट करता है उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे आपके समझने के लिए क्या हो जाएगा, तो जो एक अर्थ प्रकट कर रहा है अर्थात सभी पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो समान अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ सूक्ष्म मतलब छोटा सा भेद होता है और वही भेद जो है अर्थात एक अर्थ ही प्रकट कर रहा है उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। क्या हुआ? जैसे मैंने नए कपड़े बनवाए, ठीक, और कपड़े का पर्यायवाची चीर भी होता है, लेकिन अगर हम लोग वहां पे सेंटेंस बनाते समय अगर लिखते हैं कि मैंने नए चीर बनवाए, तो कभी ऐसा शब्द आपने सुना है? नहीं। चीर उसका पर्यायवाची होता है, लेकिन वहां पे हम जब भी प्रयोग करते हैं तो कपड़ा ही कहते हैं, ना कि चीर कहते हैं। उससे ही सूक्ष्म अंतर होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है, ठीक है। गर्व, गर्व मतलब अपना घमंड, ठीक है, अपने आप में एक अलग पहचान, हमारा मतलब ये गर्व हो रहा है। तो मैंने अपनी संस्कृति पर मुझे गर्व है, घमंड है, या फिर हम बहुत अधिकार के साथ कह सकते हैं हमारी संस्कृति ऐसी। और एक शब्द हम सेंटेंस बना रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति पर अहंकार है। तो गर्व और अहंकार, ऐसे आप कहेंगे गर्व मतलब घमंड, अहंकार नहीं, वहां पे अहंकार शब्द नहीं लगा। अहंकार मतलब यहाँ घमंड हो जाएगा। अब गर्व मतलब एक बहुत उत्साह, मन में जोश की बात है कि हमें अपनी संस्कृति पर जोश, गर्व है, ठीक है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। लेकिन अगर अहंकार कह रहे हैं तो अहंकार बहुत छोटी शब्द हो जाएगी, बहुत तुच्छ शब्द हो जाएगा, क्योंकि अहंकार का अर्थ घमंड से ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह के शब्द अगर हम प्रयोग करते हैं उसके जगह पे अगर उसके पर्यायवाची के रूप में, तो वो शब्द हमें अटपटा सा लगता है। जैसे यहाँ देखिए, अगम और दुर्गम दो शब्द हैं मिलते जुलते। अगम है जहां न पहुंचा जा सके, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हिमालय के बहुत से शिखर अगम है जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। और दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है ना, चाहे जैसे भी, ठीक है, हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा लेकिन हम पहुंच गए ना। और वहां पे है कि जहां पहुंचना असंभव है, ठीक है, तो वो हो गया अगम, जहां पहुंचा न जा सके। ये है दुर्गम, जहां पहुंचने में कठिनाई हो। तो हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं कि मात्र थोड़ा सा शब्द को घुमा दीजिए, वहीं से अर्थ हमारा बदल जाता है, ठीक है। तो यह घाटी अत्यंत दुर्गम है, ठीक है, जहां पे क्या है, बहुत कठिनाई के साथ हम वहां पहुंच सकते हैं। और इसी तरह से आपका है शब्द अस्त्र और शस्त्र। प्रयोग हम लोग कर देते हैं अस्त्र शस्त्र, लेकिन अस्त्र और शस्त्र में देखिए क्या अंतर होता है, बहुत अच्छी चीज है जानना। अस्त्र का होता है जो हथियार, ठीक है, फेंक कर चलाया जाता है, उसे हम अस्त्र कहते हैं। जैसे तीर आदि, तीर को क्या है, हम ऐसे कमांड से निकाल के उसको क्या करते हैं, फेंकने का काम करते हैं। और शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे गदा, ठीक है। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, जो हथियार हाथ में पकड़ के चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं, ठीक है। जैसे अब शस्त्र में आपका गदा आ गया, शस्त्र में आपका तलवार दिया जाएगा, ठीक है। और अस्त्र में आपका तीर आ गया, अस्त्र में आपका भाला आ गया, जिसको हाथ में लेके नहीं बल्कि क्या करते हैं, फेंकने का काम करते हैं। इस तरह के और भी बहुत से शब्द आ जाएंगे।
तो इस तरह से एकार्थक एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द आपका हो गया एकार्थक शब्द, कि वे शब्द जो सिर्फ एक ही अर्थ प्रकट करता है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। परिवाची में क्या अंतर आपको समझ में आया, एकार्थक और अनेकार्थक? परिवाची में कह रहा है कि समान अर्थ प्रकट कर रहा है, कि जो भी उसके लिए शब्द है वो एक समान अर्थ प्रकट कर रहा है। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम परिवाची शब्द कहते हैं। एक कार्थक शब्द हो गया वे शब्द जो अनेक अर्थ प्रकट करते हैं उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एकार्थक शब्द क्या हो गया, वे शब्द जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। तो एक अर्थ कब प्रकट करता है, यहाँ पे वही आपको अंतर यहाँ बताया गया है कि सभी परिवाची शब्द समान अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है, और वही अंतर क्या करता है आपका एकार्थक शब्द के रूप में प्रयोग होता है। जैसे हमने आपको उदाहरण के रूप में बताया कपड़ा और चीर, परिवाची शब्द में चला जाएगा लेकिन एकार्थक शब्द में घिंच जाएगा। अब यहाँ पे नए कपड़े बनवाने की बात आ रही है, नए चीर बनवाने की बात, कभी भी कोई भी कपड़े के जगह पे चीर शब्द हम परिवाची के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के रूप में नहीं लिखते हैं कि मैंने नए चीर बनवाए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या उसी को हम लोग कहते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, ये दोनों शब्द एक ही है। अगर एग्जाम में आपके आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, या आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो बात यही हुआ अनेक शब्द मिलकर क्या होगा एक वाक्य बनेगा। और एक वाक्य के लिए एक शब्द, एक वाक्य जो है उसके लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग हो जिससे पूरे वाक्य का अर्थ निकल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है। ठीक है, मतलब फैला हुआ है, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इनके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता तथा प्रभावशालीता आती है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो आपका उसका डेफिनेशन आप अपने हिसाब से क्या बना लेंगे कि जहां वाक्यांश के लिए एक शब्द सीधे दिया है कि एक वाक्य के लिए पूरे एक वाक्य के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे उस एक शब्द के द्वारा पूरे वाक्य का भाव निकल जाता है, पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट करता है, उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, जब पूरे वाक्य के लिए, पूरे एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस एक शब्द के द्वारा पूरे वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता है, अर्थ निकल जाता है, उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे एग्जाम्पल ये आपका हमेशा आता है, कोई भी आपका वो जब रहता है कंपटीशन, उसमें भी आपका बड़े से बड़े लेवल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ हिंदी बिना हिंदी का आपका होता ही नहीं है। जो भी अक्सर मान लीजिए IAS चाहे कुछ भी आप दे रहे हैं तो वहां पे भी आपका हिंदी रहता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर आता रहता है। हेलो राधा, रुद्र, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आप पत्र लेखन कब देंगी? तो अभी हम क्रम में चल रहे हैं कि मतलब अपने क्रम को हम छोड़ दिए हैं, और 8th क्लास में अभी आप जान लीजिए आपके सिलेबस तो आपको मिला है ना। हेलो हेलो, सिलेबस मिला है ना?
हाँ। सिलेबस में क्या लिखा है? पत्र लेखन के विषय में सिलेबस में क्या लिखा है? मेरे टाइम लॉस मत कीजिए आप, क्योंकि कितने बच्चे जुड़े हैं, तो एक बच्चे से बस बात करने में मेरे टाइम लॉस नहीं होनी चाहिए। आप इस समय जो क्वेश्चन उठाए हैं, कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं है। आप अपना सिलेबस उठा के देखिएगा, सिलेबस में कहीं कोई टॉपिक 8th क्लास में नहीं दिया जाता है। बस एक औपचारिक एक अनौपचारिक, यही आपका होगा उसमें, है ना? है ना? हाँ। एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो फिर आप क्या जानना चाहते हो उसमें? हाँ। बस आप समझ जाइए कि औपचारिक एक अनौपचारिक पत्र आएगा। हाँ, लिखने का जो तरीका है, इसके पहले भी हम आपको एक वीडियो दिए थे। अब आप लोग ना देखिए तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जिसमें पत्र कैसे लिखा जाता है वो तरीका बताया गया था, फिर आपको वो वीडियो हम दे देंगे, ठीक है? तो उससे ज्यादा इस समय और क्या किया जा सकता है? इस समय भी हम आपको जो क्लास दे रहे हैं वो वीडियो ही तो आप देखेंगे, चाहे आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं या वीडियो, तो उसी से हम समझेंगे। इस समय फेस टू फेस हम आप नहीं ना ऐसे मिल रहे हैं, बस इसी के थ्रू हमको आपको मिलना है, तो फिर आप जानना क्या चाह रहे हैं? आपको उसी तरह से मिलेगा, औपचारिक और अनौपचारिक दो पत्र आएगा, दोनों में से एक करना है, कोई टॉपिक आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है? हाँ। तो अब आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानिए। तो जो बिना वेतन के कार्य करे, आपका एक वाक्य हो गया, जो बिना वेतन के कार्य करे। और यदि हम केवल एक शब्द लिखते हैं, अवैतनिक, अवैतनिक का अर्थ यदि आपसे पूछते हैं अवैतनिक का मतलब क्या हुआ, तो फिर वही शब्द आ जाएगा कि जो बिना वेतन का कार्य करे। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, एक वाक्य पूरा था कि जो बिना वेतन का काम करे, और एक शब्द क्या हो गया, तो अवैतनिक हो गया। अर्थात अवैतनिक से अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, तो जो बिना वेतन का काम करे। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्या समझ में आया कि पूरे एक वाक्य के लिए जब कोई एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस एक शब्द के द्वारा पूरे वाक्य का भाव निकलता है, अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? तो फिर इसमें एक दो और देख लीजिए, जैसे हाथ से लिखी पुस्तक, हाथ के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जो है उसे हम कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है? या हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ या पांडुलिपि, ठीक है? हाथ को ही ये पांडु कहते हैं, तो ये पांडुलिपि हो जाएगा। जो सब जगह हो, सर्वव्यापक, जो सब जगह हो, सर्वव्यापक। यदि हम कहते हैं सर्वव्यापक, उसका अर्थ निकलेगा जो सब जगह, ठीक है? और अब आपका नेक्स्ट आ रहा है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। वो विलोम या विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक का मतलब भी होता है विपरीत, उल्टा, अपोजिट, विलोम, ठीक है? तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ देने वाला शब्द ही विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। किसी शब्द का उल्टा विपरीतार्थक, ठीक है, या विपरीत, ऐसे किसी शब्द का विपरीत उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द, समझ में आ गया? किसी शब्द के का विपरीत उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन, सुख का दुख, ठीक है? इस तरह के आपके जो भी शब्द हैं, पाप का पुण्य, ठीक है? अनुराग मतलब प्रेम होता है, विराग जहां पे प्रेम नहीं है, राग द्वेष, उत्थान पतन। तो जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ
प्रकट करता है उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये सारे डिफिनेशन जो है इसको आपको अपने स्तर से समझना और करना है। ये चैप्टर आपका जो है पूरा व्याकरण का ही है और इसी से ही आपके पूरे व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो पूछे भी जाते हैं। जो मान लीजिए कि आपका एक्सरसाइज वाला जो आता है इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, उठा के शब्द दे दिया जाएगा, उसका विपरीतार्थक आपको लिखना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम चाहें तो जो आपका क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में भी बस ये छोटा सा आदमी डाल दिया, परिवाची शब्द किसे कहते हैं, श्रुति समरूपी भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो आपका ज्यादातर क्या है, शब्द से ही अर्थ निकल जा रहा है, आप वहीं से फिर अपना एक डिफिनेशन बना लीजिए। श्रुति सम मतलब श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब बराबर, तो सुनने में जो बराबर हो, ठीक है। समरूपी, सम मतलब बराबर, रूपी मतलब रूप में, जो बराबर रूप में हो। श्रुति सम मतलब सुनने, ठीक है, सुनने में समान हो, सुनने में समान हो। समरूपी अर्थात जो समान रूप में हो उसे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द, भिन्न मतलब भिन्न अर्थ प्रकट करता है। जो सुनने में, ठीक है, भिन्न अर्थ, समान देखने में ऐसे क्या है एक जैसा है, लेकिन क्या होता है भिन्न अर्थ प्रकट होता है। देखने और सुनने में क्या है तो आपका समान लगता है, लेकिन अर्थ जो है भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है, उससे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कि ऐसे सुनने में और समझने में हमें ऐसे लगता है कि एक जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है और आपका भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो सुनने देखने में क्या है तो हमको समान सा लगता है, लेकिन वो एक छोटा सा शब्द उसमें जो रहता है वहीं से भिन्न अर्थ प्रकट होता है, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना, पढ़ गए, आपके घर में बोला जाता है पढ़ गए, ठीक है। पढ़ना मतलब लेटना, बिस्तर पे पड़ गए, ठीक है। पढ़ना मतलब लेटना, पढ़ना मतलब एक क्रिया जो आप पढ़ने का काम करते हैं। तो क्या है पढ़ना और पढ़ना में अंतर क्या लगा आपको? ये है पढ़ना और ये है पढ़ना। दोनों में अंतर देखने में कुछ खास लग रहा है, पढ़ना और पढ़ना नहीं, लेकिन अर्थ देखिए कितना अंतर है। पढ़ना मतलब लेटना हो गया, पढ़ना मतलब एक क्रिया हो गया जो आप पढ़ने का काम करते हैं। उसी तरह से परिमाण, परिणाम, परिमाण मतलब मात्रा। कोई भी वस्तु इस तरह का रहता है, किलोग्राम, रत्ती, तोला में, तो उसका मात्रा, इसका परिमाण कितना है, इसकी मात्रा कितनी है। और परिणाम मतलब नतीजा, कि आपने जो एग्जाम दिया उसका परिणाम क्या आया, आपने जो किसी के साथ काम किया उसका परिणाम क्या मिला, ठीक है। तो परिमाण, परिणाम, देखिए बस शब्दों को घुमा दिया गया है। परिमाण, परिमाण, परिणाम, समझ में आया? परिमाण व परिणाम। परिमाण मतलब हो गया मात्रा, परिणाम का अर्थ हो गया उसका नतीजा। दोनों में इतना बड़ा अंतर आपको दिखाई दे। तो जो शब्द सुनने तथा पढ़ने में तो समान लगता है, सुनने तथा पढ़ने में तो समान लगता है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भिन्न अर्थ प्रकट करने का गुण होता है, ठीक है।
जो शब्द सुनने व पढ़ने में, अब थोड़ा सा जुबान आपका स्लिप कर गया तो क्या है, ये परिमाण परिणाम में आप थोड़ा सा परिमाण बोल दिए, परिणाम की जगह पे परिमाण बोल दिए, तो सुनने और पढ़ने में समान सा लगता है, लेकिन अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो भिन्न अर्थ प्रकट करता है, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका शब्द है बात और वात। बात और वात, देखिए कितना छोटा सा अंतर है। बात, बीच में पेट इसका फट गया, और ये है वात। ठीक है, यहाँ पे बीच में नहीं खींचे हैं, यहाँ पे बीच में खींच के उसके पेट को फाड़ना, चीरना, जो भी आप समझिए, उतने से अर्थ बदल जा रहा है। बात मतलब वार्ता होता है, वो दो व्यक्ति बैठ के आपस में क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे वार्ता कर रहे हैं। और वात मतलब वायु होता है, हवा होता है। सुने होंगे आप, वात रोग हो गया है, अर्थात हवा चलती है तो उसके शरीर में दर्द होता है, उसे परेशानी होता है, उसको कहते हैं वात रोग। ठीक है, तो वात मतलब वायु हो गया। कितना अंतर आया, बात वात। लिखने में क्या है, तम थोड़ा सा अंतर। कितने लोग क्या करते हैं, उस लिखने में उस छोटी सी चीज को ध्यान नहीं देते हैं, बस लिख रहे हैं बात और लिख रहे हैं ऐसे, लिख रहे हैं बात और लिख रहे हैं ऐसे। तो इस तरह से हमारे अर्थ क्या हो जाते हैं, सब बदल जाते हैं। तो व्याकरण इसे ही कहते हैं जिसमें छोटी छोटी सी शब्द से अर्थ हमारा बदल जाता है। केवल मात्रा घुमा दीजिए आप, छोटी की जगह पे बड़ी कर दीजिए, देखिए अभी अर्थ कहीं कहीं चेंज आपको दिखाई देने लगेगा। अभी ये परिमाण परिणाम में अभी आपको वही दिखाई दे, बात बात में भी आपको उस तरह के शब्द दिखाई दिए थे। अब देखिए समूहवाची शब्द। ठीक है, तो शब्द ही आपका हो गया कि जो समूह के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे समूहवाची शब्द समूह या समुदाय के द्योतक होते हैं। समूहवाची शब्द समूह या समुदाय के द्योतक होते हैं। कुछ समूहवाची शब्द कुछ विशेष समूह के लिए ही प्रयोग किया जाता है। समूहवाची शब्द समूह या समुदाय का द्योतक होता है, जहां से एक समुदाय का अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ समूहवाची शब्द कुछ विशेष समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, उससे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। कुछ समूहवाची शब्द कुछ विशेष समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे अड्डा। ठीक है, अब अड्डा शब्द जब हम आया तो वहां क्या है, यहाँ से बस अड्डा थोड़ी दूर पे है, जहां पे हमारी बसें खड़ी होती है, उससे अड्डा। अरे आपके बैठने का अड्डा वहां है, क्या है, तो एक स्थान उन्होंने वहां पे बनाया। अब ये अड्डा शब्द हर जगह एक स्थान है, तो क्या किसी भी स्थान के लिए अड्डा शब्द हम कर सकते हैं प्रयोग? नहीं। तो इस तरह के शब्द जो एक समूह के लिए प्रयोग होता है, लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। ठीक है, कि कहाँ किस समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करना है। जैसे एल्बम। ठीक है, मेरे पास चित्रों का एल्बम है। ठीक है, अर्थात जो चित्र हैं उसका एक जगह एकत्र, ठीक है, समूह के लिए प्रयोग हुआ गया, कि मतलब अलग अलग चित्र नहीं है बल्कि एक एल्बम है। उस एल्बम में मैंने क्या किया है, पूरे चित्र को समेट के रखा है। तो अब यहाँ चित्र के लिए आपका एल्बम बन गया, लेकिन क्या किसी भी शब्द के लिए वहां पे एल्बम शब्द लगाएंगे? नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक विशेष अर्थ बस ये दे रहा है एक समूह के लिए, उसे ही हम समूहवाची शब्द करते हैं। जैसे झुंड, पशुओं का झुंड खेत में चर रहा है। अब पशु का जो है वो झुंड में ही रहेंगे। ठीक है, अब हम कह देते हैं वहां पे कि पशुओं का भीड़ वहां पे चर रहा है, तो वो भी तो झुंड हो गया ना। लेकिन नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा पशुओं का जो है
वो भीड़ शब्द नहीं लगेगा, बल्कि वहां झुंड शब्द लगेगा कि पशुओं का झुंड ये काम कर रहा है, तो वहां झुंड लगेगा, ना कि वहां भीड़ लगेगा। ठीक है, आदमियों का जो है वहां झुंड नहीं है, आदमियों का भीड़ लगा हुआ। मैंने अभी देखा है कि वहां कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं, तो वहां हम भीड़ शब्द लगाते हैं कि वो भीड़ लगाए हुए हैं। तो इस तरह से समूह के लिए ही शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन एक विशेष समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है जहां से आपका भाव निकल जाता है कि यहाँ से कौन से समूह का ये प्रयोग किया गया है, उसे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। और इसी क्रम में आपका ये तो समाप्त हो गया, और इसमें जितना भी आपका एक्सरसाइज में अंदर दिया है ये पूरा आप पढ़ेंगे। आपको सिलेबस दे चुके हैं, सिलेबस में आपका कहाँ से कहाँ तक परिवाची कहाँ से कहाँ क्या क्या है ये आप देखते रहिएगा। बीच में आप सिलेबस मांगने का काम बंद करिए, क्योंकि टीचर के पास इतना ही काम नहीं रह गया है कि रोज रोज पर्सनल में आप मांगते रहिए और टीचर देते रहिए। आपको जो भी दिया जाता है उसको एक जगह आप अपना रखिए, कब आपको जरूरत पड़ेगा, इसी से हमने आपको पूरा दे दिया है। और अब उसके बाद से अगर देना होगा तो फिर हम लास्ट में पूरा फिर एक बार में दे, बीच में देने का काम नहीं करेंगे। अनामिका, हेलो अनामिका। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम समूहवाची समूह, समूहवाची मतलब होता है समूह हो गया, समूह मतलब क्या हो गया, एक झुंड हो गया। ठीक है, झुंड। तो एक झुंड के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हमने अभी आपको उदाहरण दिया है कि कहीं भी कोई शब्द नहीं लगाया जा सकता है। जैसे हमने बोला है कि पशुओं का वहां पे झुंड, ठीक है, पक्षियों का झुंड, वहां पे भीड़ शब्द नहीं लगेगा। आदमी का जब प्रयोग कर रहे हैं तो हम वहां पे भीड़ शब्द लगा रहे हैं कि रास्ते में आदमियों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, तो वहां से आपका जैसे अभी हमने आपको दिया था अड्डा शब्द। अड्डा मतलब क्या हो गया कि एक स्थान हमने बनाया है कि जहां पे जहां बस बस मिलती है उसे बस अड्डा कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, आपको बस अड्डा कह दिए तो बस अड्डा, वहां से मैं पता चल गया कि सारी जगह की बसें जो हैं वो वहीं से जाती हैं, तो वहां अड्डा शब्द का प्रयोग कर दिया। और इसी तरह से आदमी भी अपना एक स्थान बनाया है मिलने जुलने का, अगर तो फिर आप क्या कहते हैं कि अरे हम वहीं मिलेंगे अपने अड्डे पे। तो क्या है, डेली वो वहां पे 10 लोग 2 लोग जो भी अपना जो है बनाए हैं तो वो झुंड में मिलते हैं, इसलिए वहां पे अड्डा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हर जगह अड्डा शब्द नहीं लगाया जा सकता है, इसे ही हम समूहवाची शब्द कहते हैं कि एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। एक समूह के लिए एक शब्द होता है, उसे हम समूहवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास फिर यही ओवर कर रहे हैं। आपका सेकंड पीरियड अब स्टार्ट होगा। ठीक है फिर, है ना।